12 तारीख की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब इस खबर में थोड़ा संशोधन हुआ है और संशोधन ये है कि एक नहीं बल्कि 18 गांव इसकी चपेट में हैं। मतलब 389 एकड़ भूमि इनके कब्जे में है। अब इनके नाम पर तो है, तो जाहिर सी बात है औरंगजेब अपने सिर पर रखकर लाया होगा। जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी एक बार फिर तमिलनाडु के त्रिची जिले की, जो इस वक्त विवादों में है। और विवाद है हक के लिए, विवाद है अपनी जमीन के लिए, विवाद है उस बात के लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, विवाद है जबरदस्ती के कब्जे को लेकर, विवाद है उस सरकार पर जिसने साल 1954 में ये जमीन वक्फ को दे दी, विवाद है 1500 साल पुराने मंदिर पर। अगर जमीन वक्फ की है तो वहां 1500 साल पुराना मंदिर कहां से आया। विवाद इस बात का है कि अपनी जमीन के लिए मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। पहले इस पूरे मामले को समझिए। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा एक हिंदू बहुल गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि इस जमीन का आवंटन सन 1954 में सरकार द्वारा सर्वेक्षण के बाद किया गया था। बता दें कि तमिलनाडु के त्रिची जिले के 18 गांवों की 389 एकड़ भूमि के स्वामित्व को वक्फ बोर्ड ने मुस्लिमों की बताई थी। तिरुचेंदुरई गांव का एक ग्रामीण जब अपनी जमीन बेचने गया तो उसे बताया गया कि ये वक्फ की संपत्ति है और उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एम अब्दुल रहमान ने इस पर सफाई देते हुए बताया, 1954 से हमारे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में सरकार द्वारा सर्वेक्षण की गई भूमि की जानकारी दर्ज है। जानकारी के अनुसार हमने उप पंजीयक कार्यालय को सर्वेक्षण संख्या और गांव के नाम के साथ विवरण भेजा है। हम आर्कीव से डिटेल निकालकर उप पंजीयक कार्यालय को देंगे। लोग जमीन पर अपना कामकाज जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते। हमें गर्व है कि वक्फ की संपत्ति मंदिरों और इसके तालाबों के निर्माण के लिए दी गई थी। हमने एक हिंदू किसान को खेती के लिए 300 एकड़ जमीन दी है। सुना आपने रहमान साहब ने क्या कहा? रहमान कहता है कि उन्हें गर्व है कि वक्फ की संपत्ति मंदिर बनाने के काम आई। इस बात को सुनकर मन तो ऐसा करता है कि सीधा जाकर पहले रहमान साहब से ही मिला जाए। सुनिए इस बात की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि इस मंदिर के पत्थरों पर यह खुदा हुआ है कि मंदिर चोलाओं ने बनवाया था। ये बात वहां साफ शब्दों में लिखी हुई है कि मंदिर तकरीबन 1500 साल पुराना है। उस वक्त तो इनके आका यहाँ आए भी नहीं थे और हो सकता है उस वक्त औरंगजेब की पैदाइश भी ना हुई हो। अब ये लोग जमीन के असली मालिकों को बताएंगे कि जमीन बेचनी है या नहीं बेचनी है और जमीन किसकी है, उसके कागजात भी ये लोग औरंगजेब से लाकर दिखाएंगे। आपको ये भी बता दूं, ये पूरा मामला तब सामने आया जब राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 1 एकड़ जमीन को बेचने का प्रयास किया। राजगोपाल जब अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं वो उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन वक्फ हो चुकी है। राजगोपाल का कहना है कि उनसे यहाँ के रजिस्ट्रार मुरली ने कहा, जिस जमीन को आप बेचने आए हैं उस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के निर्देश के अनुसार इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता। आपको चेन्नई वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त करनी होगी। तिरुचेंदुरई गांव के राजगोपाल की घटना सामने आने के बाद
पता चला कि आसपास के बाकी 17 गांवों की ज़मीन भी उनकी नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की है। इसके बाद परेशान ग्रामीण इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं त्रिची जिले के भाजपा नेता अल्लूर प्रकाश का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। त्रिची के पास तिरुचेंदुरई गांव हिंदुओं का एक कृषि क्षेत्र है। वक्फ बोर्ड का तिरुचेंदुरई गांव से क्या संबंध है? गांव में माने दियावली समिथा चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। कई दस्तावेजों और सबूतों के मुताबिक यह मंदिर 1500 साल पुराना है। मंदिर के पास तिरुचेंदुरई गांव और उसके आसपास 389 एकड़ की संपत्ति है। क्या यह मंदिर संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है? वक्फ बोर्ड बिना किसी बुनियादी सबूत के कैसे घोषणा कर सकता है कि यह जमीन उसकी है, जबकि गांव के लोगों के पास जमीन के असली दस्तावेज मौजूद हैं? अब आपको बताता हूं कि भारत में वक्फ और वक्फ बोर्डों का इतिहास क्या है। भारत में वक्फ और वक्फ बोर्डों का इतिहास। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से ही माना जाता है। सुल्तान मोइजुद्दीन सैम घोर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती चली गई। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ की संपत्तियों का भी एक मामला सामने आया था। उस दौरान ब्रिटिश शासन के समय में लंदन के प्रीवी काउंसिल में एक वक्फ संपत्ति पर विवाद शुरू हुआ था। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब और सबसे खतरनाक बताते हुए अमान्य घोषित कर दिया था। भारत में इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन 1913 के मुसलमान वक्फ मान्यकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ को बचा कर रखा, क्योंकि इन्हें बेचारे बताकर इनके रहनुमा इनका साथ दे रहे थे। इसके बाद से अब तक वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि वक्फ बोर्ड अब सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। इस बात का आखिर मतलब क्या है? इतनी सरकारें आई और गई, 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया और 8 साल बीजेपी को होने वाले हैं, लेकिन इस फर्जीवाड़े पर किसी ने नजर नहीं डाली। नेहरू सरकार द्वारा पारित वक्फ अधिनियम 1954 ने वक्फों के केंद्रीयकरण की दिशा में एक रास्ता बनाया था। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा 1954 में इसी वक्फ अधिनियम के तहत साल 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक केंद्रीय संस्था है। यह संस्था सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों के काम की देखरेख करता है, जो वक्फ की धारा 9/1 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। 1954 वक्फ अधिनियम को साल 1995 में मुस्लिमों के लिए और भी अधिक अनुकूल बना दिया गया। इसके बाद से ये एक अधिभावी कानून है और इस पर कोई विधायी शक्तियां काम नहीं कर सकती। इस बात को अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो वक्फ को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर वक्फ को कोई जमीन अपनी लगती है तो वो इस पर कब्जा कर सकता है। जैसे वक्फ ने किसी जमीन को अपना माना है तो वक्फ के लोग ही उसकी जांच करने जाएंगे और वक्फ के लोग ही उस पर फैसला सुनाएंगे। एक बात और, अगर वक्फ की जमीन पर कोई अतिक्रमण है तो वक्फ सीधा डीएम को आदेश देगा जमीन खाली कराने के लिए,
और उसका पूरा खर्च राज्य सरकार के खजाने से जाएगा। पता नहीं कानून किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र है तो फिर तानाशाही ही अच्छी थी। अब आपको बताता हूं कि वक्फ अधिनियम 1995 आखिर है क्या। इसकी सच्चाई थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि हैरान करने वाली है। यह अधिनियम एक वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। वक्फ ट्रिब्यूनल को एक सिविल कोर्ट माना जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल ऐसा है कि इसका फैसला आखिरी होता है और सभी पक्षों को इसे मानना बाध्य करता है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी मसला ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित किया जाना है तो वो विवाद या कानूनी कार्रवाई किसी दीवानी अदालत के अधीन नहीं जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रिब्यूनल के फैसले किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर होते हैं। इस ट्रिब्यूनल को सिर्फ हाई कोर्ट ही चुनौती दे सकता है। अब एक बात और सुनिए, अगर कोई संपत्ति वक्फ की हो गई तो फिर किसी की इतनी ताकत नहीं है कि उसे वापस ले सके, क्योंकि वक्फ के मामले में संपत्ति का स्वामित्व वक्फ से अल्लाह को ट्रांसफर कर दिया जाता है और कोई भी संपत्ति अल्लाह से वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए एक बार अगर संपत्ति वक्फ बन जाने के बाद ये हमेशा वक्फ रहेगी। इसका मालिक अल्लाह होगा, लेकिन उपयोग वक्फ बोर्ड ही करेगा। इस बात का उदाहरण है बेंगलुरु ईदगाह मैदान। भले ही सरकार के अनुसार किसी भी मुस्लिम संगठन को इस भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया, लेकिन वक्फ का दावा है कि ये 1850 के दशक से वक्फ की संपत्ति थी। इसका मतलब है कि अब हमेशा के लिए ये वक्फ की संपत्ति है। क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में? कोई जवाब नहीं है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदू आखिर कहां खड़ा है। इस फर्जीवाड़े पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को ध्यान देना ही होगा। इस वक्फ को आखिर खत्म करना ही होगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।